आज ये करंट अफेयर्स सीरीज का 5वां क्लास है। आज हम लोग 10 क्वेश्चंस करंट से लिए हैं और 5 क्वेश्चंस पिछले एक साल के नेशनल न्यूज़ है और 5 क्वेश्चंस बिहार के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो ट्रैवल एंड टूरिस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है? 39th। इस साल कितना रैंक है? 39th। और आप याद करने के लिए आप ऐसे याद किया कीजिए, हमेशा जब भी याद कीजिए इंडिया 39 भाई 119 कंट्री में 39 रैंक। फर्स्ट रैंक किसका है? तो यूएसए का है। यूएसए के बाद किसका है? ये स्पेन का है। स्पेन के बाद जापान। मैं 3 बता दे रहा हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में 3 पूछ लेता है। अब ये ट्रैवल एंड टूरिस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ट्रैवल एंड टूरिस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको रिलीज कौन करता है? रिलीज्ड बाई, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं वही पढ़ाता हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। अच्छा, ये किस बेसिस पे मेजर किया जाता है? तो आप 3 मेन याद रखिए। जो कंट्री प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल में को बढ़ावा देता हो, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ट्रैवल, हर चीज़ मेजर करने का कुछ तरीका होता है, तो इनका ये है टूरिज्म। सेकंड है कि कितना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे ध्यान दे रही है कंट्रीज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे, मतलब जो जैसे अतिथि देवो भव है ना, कि कितना हम लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनका कितना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स दे रहा हूँ। तीसरा, उनके हेल्थ और हाइजीन का कितना ख्याल रख रहे हैं, हेल्थ एंड हाइजीन। यही मेन 3 चीज़ें जिस पे ये ट्रैवल एंड टूरिस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर किया जाता है। अब आप यहाँ से एक फैक्ट और रिलेट कर सकते हैं कि यूनियन मिनिस्टर कौन है ट्रैवल एंड टूरिज्म के? तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हर साल ये 20 दिसंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है? तो इसका थीम थोड़ा बड़ा है दोस्तों। जो बड़ा थीम होता है वो एग्जाम का 20% ही पार्ट बनता है, 20% ही क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। लेकिन आप थीम अगर याद रख रहे हैं तो 3 वर्ड याद रख लीजिए, आपको याद रहेगा। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये अगर आपको 3 वर्ड याद है तो आप थीम इजली समझ जाएंगे। वैसे थीम तो पूरा है, ग्लोबल एड्रेस इन चेंजिंग पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज, लेकिन आप 3 वर्ड याद रखिए। थीम क्या है? पॉवर्टी, इनइक्वालिटी। इनको क्या करना है? एकजुट होकर कम करना है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस है, ये क्या करता है? तो ये देशों और इंडिविजुअल्स को साथ में आकर काम करने के लिए, शांति के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और सामाजिक न्याय के लिए, कि इनइक्वालिटी कम हो, भेदभाव ज़्यादा नहीं रहे, ये पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ऑरेंज अ ट्रेडिशनल ग्रोव्स, सैक्रेड ग्रोव्स इन फाउंड इन विच स्टेट? ऑरेंज जो है एक ट्रेडिशनल सैक्रेड ग्रोव्स है, मतलब इसकी वहाँ के लोकल इसकी पूजा करते हैं। तो ये कहाँ है? ऑरेंज जो है ये राजस्थान का है, ये राजस्थान में हो जाएगा। अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट को यह ऑर्डर दिया है कि इस ऑरेंज को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर, ऑरेंज को प्रोटेक्ट करना है, टू प्रोटेक्ट ऑरेंज। अब क्यों है? क्योंकि ये ऑरेंज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो वहाँ के लोकल इसके पूजा करते हैं, इसको सैक्रेड मानते हैं। और ये ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर लाइव स्टॉक, मतलब वहाँ जानवर चरते हैं। और यहाँ फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, कॉमर्शियल गैदरिंग्स भी होती है, कम्युनल गैदरिंग्स, रिचुअल्स और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट को इसके प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डर दिया है। तो ये कहाँ हो जाएगा? ऑरेंज कहाँ हो जाएगा? आपको बस 2 चीज़ याद रखना है, ऑरेंज ट्रेडिशनल सैक्रेड ग्रोव फाउंड इन राजस्थान। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट को इसके प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डर दिया है। बस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI मार्क कर लीजिएगा। हमसे पूछ रहा है, द ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर कनेक्ट्स विच 2 सिटीज? अभी जो नया बना है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ये किन 2 शहरों को जोड़ेगा? तो ये चेन्नई और व्लादिवोस्तोक, मतलब इंडिया के चेन्नई और रसिया का व्लादिवोस्तोक।
आपको पता है हाल ही के कुछ दिनों में इंडिया जो है ये लार्जेस्ट बायर, सबसे बड़ा खरीदार बन गया है तेल का रसिया से। तो जो ट्रैवल करने की जो ट्रांसपोर्टेशन की पहले व्यवस्था थी, ये मुंबई से सेंट ओल्ड, मैं लिख देता हूँ, पहले क्या था, ये भारत के मुंबई से ये रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग, इस रूट को फॉलो किया जाता था। तो इसमें क्या होता था कि ये इसका जो दूरी था ये था 8675 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स का पता होगा आपको दोस्त, ये डिस्टेंस जब भी समुद्री डिस्टेंस नापते हैं तो नॉटिकल माइल्स में ये 1.8 किलोमीटर के इक्वल होता है। और यहाँ जाने में कितना दिन लग जाता था, 40 दिन। तो अब इसको कम करने के लिए ये जो चेन्नई से व्लादिवोस्तोक है, चेन्नई से मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक, ये टोटल 5647 नॉटिकल माइल है। और ये लगभग 16 दिन बचाएगा, मतलब इसके ट्रांसपोर्टेशन में 24 दिन का समय लगेगा, तो 16 दिन का बचत होगा। और इसके थ्रू 16 दिन, तो आप ऐसे याद रखें 16 दिन और 5608 किलोमीटर कम ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अच्छा बात है, ये ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के रसिया से संबंध के लिए और इंडिया से रसिया के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये बहुत अच्छा ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर ने हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज सहयोग होप टैग इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये जो सहयोग होप टैग है ये भारत और किस देश के बीच यह अभ्यास हुआ है अभी हाल ही में, तो ये भारत और वियतनाम के बीच, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है वियतनाम, भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। और किसके किसके बीच हुआ है, इंडियन कोस्ट गार्ड और वियतनाम कोस्ट गार्ड। और कहाँ हुआ है, तो कोची, केरला के कोची के तट पे। बस आपको इतना याद रखना है कि ये एक्सरसाइज कहाँ हुआ है और किसके किसके बीच हुआ है। तो सहयोग होप टैग जो अभ्यास है ये वियतनाम और भारत के बीच हुआ है, और इंडियन कोस्ट गार्ड, और 4 दिन का ये लगभग एक्सरसाइज था, वियतनाम कोस्ट गार्ड कहाँ हुआ है, कोची में हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बोड। अब सबका एक एक आपको फैक्ट बता दूं, इंडोनेशिया ये विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप यहीं पे, लगभग 13,000 आइलैंड है, 13,000 आइलैंड, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या भी है इसी इंडोनेशिया में। थाईलैंड, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, इसको लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स बोलते हैं, एलिफेंट्स। और ये पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह को ये मान्यता देने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि विश्व का ऐसा पहला कंट्री जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया था, लीगलाइज किया था, तो नीदरलैंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, तो शीनावात्रा, आपको याद रखना है शीनावात्रा, पांतागाटन शीनावात्रा, ठीक है, याद रहेगा। कम्बोडिया, ये कम्बोडिया से आप यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, मंदिर कौन सा मंदिर है, अंकोर वाट मंदिर, ये विष्णु जी का मंदिर है। लेकिन अब इससे भी बड़ा मंदिर बिहार के चंपारण जिले में बनने जा रहा है, विराट राम मंदिर बनने जा नहीं रहा है दोस्तों, बनकर तैयार हो जाएगा 2025 में, इस पे काम चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनॉग्रल, देखिए क्या कह रहा है, द इनॉग्रल वर्ल्ड मेडिटेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 दिसंबर, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर। हमसे कह रहा है ये पहला बार ऐसा है कि विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है, और कब मनाया गया है, तो 21 दिसंबर को। और इस साल जो पहला बार ये मनाया गया है, तो इसका थीम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डेट भी और थीम भी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। और ये किसके सहयोग से हो पाया है, तो इसको पास किसने किया, तो यूएन, आपको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से कोई भी दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है यहीं से पास होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। लेकिन इसमें सहयोग किसका है, तो भारत और मेक्सिको का, याद रखिएगा, भारत और मेक्सिको। और इसका थीम क्या है, विषय क्या है, तो आपको याद रखना है विश्व ध्यान दिवस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे दोस्तों याद किया कीजिए, विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है, ये विश्व ध्यान दिवस ये 21 दिसंबर को मनाया जाएगा, 21 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार का विषय क्या है, 2 चीज़ तो लिख ही लीजिए अगर आप रिवाइज भी कर रहे हैं तो, इनर पीस, अंतरात्मा शांति, और ग्लोबल वैश्विक हार्मोनी, ग्लोबल हार्मोनी। तो ये निश्चित तौर से आपको थीम और डेट याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग, विच 2 कंट्रीज ज्वाइंटली लॉन्च फेवा डायलॉग 2024,
अब ये फेवा डायलॉग किनके किनके बीच हुआ है? तो फेवा जो है ये फेवा लेक के नाम पे है, फेवा लेक। और फेवा लेक कहाँ है? तो ये नेपाल के पोखरा में है, पोखरा, इसी के नाम पे, फेवा लेक के नाम पे फेवा डायलॉग। ये बहुत सुंदर सा नेपाल का ये सिटी है। फेवा डायलॉग चाइना और नेपाल के बीच। अब ये केपी शर्मा ओली जो हैं, जो वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, इनका झुकाव थोड़ा चाइना की तरफ ज़्यादा रहता है और ये जब भी प्रधानमंत्री बनते हैं तो चाइना के साथ इनके रिलेशंस गहरे होने लगते हैं। तो ये फेवर डायलॉग किसके किसके बीच हुआ है? चाइना और नेपाल। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया अगर पूछता है तो पूर्व राष्ट्रपति जो वहाँ की हो जाएंगी विद्या देवी भंडारी। ये रीजनल कॉपरेशन के लिए किया गया है दोस्तों, प्रोमोट रीजनल प्रॉस्पेरिटी एंड पीस एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अगर कोई पूछेगा कि किस वजह, मतलब इस फेवर डायलॉग में क्या रहा था, विषय क्या रहा था, तो मेनली 3 चीज़ था। रीजनल प्रॉस्पेरिटी, ये प्रमोट करेगा रीजनल प्रॉस्पेरिटी, प्रमोट रीजनल प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि होता है, एंड पीस और शांति को, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। प्री में ऐसा डिटेल कम ही पूछता है, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लेने में क्या जाता है कि फेवर डायलॉग किनके किनके बीच हुआ है। फेवर डायलॉग तो सबसे पहले पता होना चाहिए फेवा कहाँ है, फेवा लेक। आपको इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ दिया फेवा लेक कहाँ स्थित है, तो ये नेपाल में है। फेवर डायलॉग किसके किसके बीच हुआ है? चाइना और नेपाल में। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने। और इस क्यों हुआ है? तो ये प्रमोट करेगा रीजनल प्रॉस्पेरिटी और पीस को एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इंडिया एंड विच कंट्री, भारत और किस देश ने एग्रीमेंट साइन किया है न्यू नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। तो अभी भारत और फ्रांस ने हाल ही में ये नए नेशनल म्यूजियम के लिए साइन किया है और इस म्यूजियम का नाम होगा युगीन भारत। और ये नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, दिल्ली का जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है यहाँ बनाया जाएगा, न्यू दिल्ली। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश अ न्यू नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। तो भारत और फ्रांस के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ है और इस म्यूजियम का नाम क्या होगा? युगीन भारत। और ये कहाँ बनने जा रहा है? तो नई दिल्ली में। बस इतना आपको 3 फैक्ट याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इसरो फॉर कॉस्मिक रिसर्च। इस सैटेलाइट का नाम क्या है? इसरो ने अभी हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कॉस्मिक रिसर्च के लिए। अब ये कॉस्मिक रिसर्च होता क्या है? तो आपको पता है कि कॉस्मिक का मतलब दोस्तों क्या होता है? ब्लैक होल्स। मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूं दोस्तों ताकि कुछ भी पूछे तो आपका छूटे नहीं। और न्यूट्रॉन स्टार्स, ये इसके बारे में समझने में ये मदद करेगा ये सैटेलाइट। किसके बारे में? ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में। ब्लैक होल्स आपको पता है क्या होता है? बहुत ज़्यादा डेंसिटी होता है और मतलब इतने सिमट जाता है कि इसका डेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी इसको पार नहीं कर सकता है, कोई भी वस्तु इसको पार नहीं कर सकता है। तो ये हाल ही में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया इसरो द्वारा? तो एक्सपोसैट। आजकल स्पेस से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड विथ फ्रांस। अब देखिए दोस्तों, ये मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन लिया गया है, अभी ये करंट का नहीं है, अभी ये 3-4 महीने पहले का है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत है। तो हमारा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड विथ फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, नाइट ऑफ द लेगियन ऑफ ऑनर। तो अभी फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से किसको सम्मानित किया गया है? नाइट ऑफ द लेगियन ऑनर। तो ये शशि थरूर को। शशि थरूर का फ्रांस से पुराना दोस्ती भी है और इनको क्यों दिया गया है? इंटरनेशनल पीस को ये बढ़ावा देते हैं, इंटरनेशनल पीस। और इनका लॉन्ग फ्रेंडशिप तो है ही, लॉन्ग फ्रेंडशिप फ्रांस से है ही।
तो किसको मिल गया है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, नाइट ऑफ द लेगियन ऑफ ऑनर। और एक और को मिला है, शशि थरूर के साथ साथ रोशनी नादर को भी मिला है। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, अगर दोनों में से कोई ऑप्शन हो, अगर दोनों ऑप्शन हो तो दोनों लगाएंगे, और अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो तो रोशनी नादर मल्होत्रा को भी फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। इनको क्यों मिला है? ये एचसीएल टेक की चेयरपर्सन है, एचसीएल टेक की अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है। और इनके वजह से ये आईटी प्रोवाइडर, एचसीएल टेक जो है ये सबसे बड़ा आईटी प्रोवाइडर फ्रांस में बन गया है फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसके लिए इनको मिला है रोशनी नादर को। तो किसको किसको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया, और इसका नाम क्या है? नाइट ऑफ द लेगियन ऑफ ऑनर। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि फ्रांस नाम ना दे के सिर्फ यही पूछ दे नाइट ऑफ द लेगियन ऑफ ऑनर, तो आपको पता होना चाहिए ये किसका है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अच्छा, आपसे कभी अगर पूछ दे कि इसका स्थापना कब हुआ था, मतलब ये कब से देना शुरू किया गया, तो ये 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका स्थापना किया था। मतलब उस समय से ये दिया जाने लगा, याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कोई पूछेगा किसको मिला, तो आपको दो नाम याद रखना है, शशि थरूर, रोशनी नादर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन चूजन एन वुमेन्स पर्सन ऑफ द ईयर बाय प्रेस्टिजियस टाइम मैगजीन। वुमेन्स पर्सन ऑफ द ईयर प्रेस्टिजियस टाइम मैगजीन के द्वारा वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर उमा रेले इसका ऑप्शन हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट। उमा रेले डांसर है, क्लासिकल डांसर कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ये किसको बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा किशोर मकवाना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गया है किशोर मकवाना। अब ये दोस्तों शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की बात आई है, तो ये अनुसूची 5 में इसका चर्चा है। शेड्यूल्ड कास्ट, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब। दोस्तों काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 लेटर, 1 2 3 4 5, 5 लेटर। तो शेड्यूल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अनुसूची 5 में अनुसूची जाति के संरक्षण की बात है। आपको याद रखना है कास्ट में 5 लेटर, तो अनुसूची 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर द पूर्वोदय योजना एज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2024-25। पूर्वोदय योजना के तहत कौन सा स्टेट नहीं है? तो ये पूर्वोदय योजना जो यूनियन बजट में निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया, इसमें 5 स्टेट है। टोटल कितने स्टेट है? इसमें टोटल 5 स्टेट को रखा गया है। बिहार है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश इसमें नहीं है। जो राइट आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिए कि पूर्वोदय में कौन सा स्टेट नहीं है, तो इसमें मध्य प्रदेश इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। अब देखिए ना, मध्य प्रदेश ऐसे भी मध्य में है, पूरब में नहीं है, सेंट्रल स्टेट है। अब इसमें रखा क्या, कौन कौन गया है? तो बिहार हो जाएगा 1 2, उड़ीसा 3, वेस्ट बंगाल 4 और आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आंध्र प्रदेश में पूरा लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश 5। तो इसमें कितना रखा? पूर्वोदय योजना के तहत कितना स्टेट को रखा गया है? तो 5 स्टेट को, बिहार, उड़ीसा, अच्छा ये आंध्र प्रदेश ऑप्शन में था, तो झारखंड। बिहार आप ऐसे याद किया करिएगा, देखिए बिहार, झारखंड और झारखंड, तो आप ऐसे याद कीजिए बिहार, उड़ीसा, बिहार से अलग हुआ उड़ीसा। उससे भी अच्छा याद करना है तो वेस्ट बंगाल से अलग हुआ बिहार से अलग हुआ
उड़ीसा, फिर बिहार से अलग हुआ झारखंड और एक आंध्र प्रदेश। बस 5 हो गया। यही 5 स्टेट को रखा गया है पूर्वोदय योजना में। सरकार इसके इन 5 स्टेट को उत्थान के लिए इस योजना के तहत काम करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोंगबी पोट्री विच इज मेड बाय टेंगहुल नाग ट्राइब इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर फॉर्म्स एज इट डज नॉट यूज द पोटर्स व्हील बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। आप बस इस क्वेश्चन को एक लाइन में याद रखिए, द लोंगबी पोट्री। आपको बस क्या याद रखना है कि लोंगबी पोट्री ये कहाँ का है, लोंगबी पोट्री ये कहाँ का है, और ये पोटर्स व्हील यूज़ नहीं करता है। ये इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। टेंगहुल, आपको 2 चीज़ याद रखना है। टेंगहुल, दोस्तों मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि इस ट्राइब का नाम क्या है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। टेंगहुल नाग ट्राइब ये कहाँ के हैं और ये कहाँ का है, ये लोंगबी पोट्री कहाँ का है, तो दोनों कहाँ के, मणिपुर के हो जाएंगे। इसको 1 लाइन में आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक। भारत का पहला सिटी यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक कौन बना है, तो ये मध्य प्रदेश का ग्वालियर बन गया है। यहीं पे अगर लिटरेचर रहता, इस बार बीपीएससी के प्री में ये आया भी था, तो ये कोझिकोड हो जाता। मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर बन रहा है। जयपुर में अभी आप घटना देखेंगे, एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक जो फट गया है, ये जयपुर में ही। ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। जितना साइंस टेक बढ़ेगा तो एक्सीडेंट भी वैसा ही उतना ही बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी करोड्स हैव बीन एलोकेटेड फॉर बाय द, ये फॉर गलत है, हाउ मेनी करोड्स हैव बीन एलोकेटेड बाय द बिहार गवर्नमेंट फॉर मनरेगा इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बिहार गवर्नमेंट को मनरेगा के तहत। तो आप देखिए मनरेगा का फुल फॉर्म पता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसके तहत जो है ये ऑप्शन ए हो जाएगा 5092 करोड़, ये 2024-25 में। और 23-24 में कितना था, तो 23-24 में इसका जो था अमाउंट 3852 करोड़। तो लगभग 30% के लगभग इसको बढ़ाया गया है। इस मनरेगा के तहत 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और आपसे पूछेगा कि इस मनरेगा स्कीम के तहत बिहार के एक दिन का वेज कितना है, मिनिमम वेज कितना है। तो बिहार और झारखंड का जो मिनिमम वेज है, बिहार और झारखंड का ये 245 रुपये, रुपीज़ 245। सबसे ज़्यादा किसका है, तो ये हरियाणा का है 374 रुपीज़, 374। सबसे कम किसका है, तो ये उत्तराखंड का है रुपीज़ 234। ये डेली वेज का बात हो रहा है, डेली वेज। तो इसके तहत कितना रुपया का बजट, कितना का बजट पास किया गया है, 5092 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 23-24 was divided into how many chapter। बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ है 23-24 का, इसको कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 चैप्टर। बिहार इकोनॉमिक सर्वे को 14 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया था। और ये 18th इकोनॉमिक सर्वे था। कभी कभी ये भी पूछ लेगा, पता नहीं अभी कौन सा क्वेश्चन कब पूछ ले। ये कौन सा सर्वे था, 18th इकोनॉमिक सर्वे। और इसको किसने पेश किया, तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, सम्राट चौधरी। दोस्तों मैंने वही क्वेश्चन लिया, आपका बजट भी कंप्लीट हो जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। डेली एक दो क्वेश्चन बिहार का, डेली 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, पूरा टोटल बिहार कंप्लीट हो जाएगा। और बिहार का कोई भी आगामी परीक्षा में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। लगभग 15-20 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, डेली ऐसे ही न्यू करंट अफेयर्स के लिए। साथ ही हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और सारा एग्जाम से रिलेटेड रहता है, टू द पॉइंट रहता है। चलिए 18th क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू बिहार बजट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। मतलब कि पूछ रहा है हमसे कि बिहार बजट में डेवलपमेंट पे कितना खर्च किया जाएगा। सीधा यही क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट पे कितना खर्च किया जाएगा। अब आप डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। आप सोचेंगे सब चीज़ तो डेवलपमेंट के लिए ही होता है। तो डेवलपमेंट जो है दोस्तों, ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर पैसे आवंटित किए जाए
एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये सब हो गया डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट खर्च हो गया सरकार का। अब नॉन डेवलपमेंट खर्च क्या है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। अब आपसे पूछेगा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फिर क्या होता है? तो ये होता है पुलिस को जो पेमेंट कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे जो खर्च कर रहे हैं, जैसे अभी 112 नंबर गाड़ी मिला है, ये सब खर्च जो है ये नॉन डेवलपमेंट है। जनरल सर्विस पे जो, क्योंकि ये डायरेक्टली इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में साथ नहीं देता है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन का ये पार्ट नहीं होता है डायरेक्टली इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में। लेकिन ये जो है एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब डायरेक्ट इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करता है, डायरेक्टली इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। तो हमसे पूछा है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना रखा गया है, तो ये रखा गया है 63.46%। लेकिन आपको जब भी आप पॉइंट में याद रखते हैं दोस्तों, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ये पॉइंट याद नहीं रख पाता है। तो आप सिंपल याद रखिए, डेवलपमेंट में 64%, नॉन डेवलपमेंट काम पे 36%। अगर आपको अच्छे से याद है 64%, तो आप ये टिक जरूर कर लेंगे। तो डेवलपमेंट काम पे कितना किया जाएगा? 64% खर्च किया जाएगा, और नॉन डेवलपमेंट पे कितना किया जाएगा? तो ये 36% किया जाएगा। याद रहेगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ बिहार, बट विच रैंक हैज पटना गॉट ओवरऑल इन द कंट्री? बिहार का सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन है? पटना है। पटना जाकर देखिएगा बारिश के मौसम में दोस्तों, पता नहीं ये कैसे क्लीनेस्ट सिटी हो गया है, लेकिन अब है आंकड़ा तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। पटना इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ बिहार, बट विच रैंक हैज पटना, मतलब पटना को पूरे देश भर में कौन सा रैंक मिला है? तो ये पटना का जो रैंक है ये 262 है। कितने कंट्रीज में? 262 रैंक बाई 434 सिटीज में। ये वो सिटीज है जो 1 लाख से ज़्यादा, यहाँ पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है। आप कई जगह देख रहे होंगे कि पटना का रैंकिंग जो है ये 77 है, तो ये 77/446, यह रैंक भी याद रखिएगा। यह भी क्लीन एयर सिटी में आया है, तो ये कितने में है? 446 में है, और यहाँ पॉपुलेशन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कनिष्क नारायण ऑफ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण हैज ओन एज एन MP इन विच कंट्री? मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण कहाँ के सांसद बन गए? तो ये देखिए दोस्तों, यह ब्रिटेन एक द्वीप है, आपको पता है, और यहाँ इस द्वीप पर 3 कंट्री है। सबसे पहले वेल्स है, उसके बाद इंग्लैंड, और सबसे ऊपर स्कॉटलैंड है। यही तीनों कंट्री को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। और ये तीनों कंट्री मिलकर भारत पे राज किया था। इसीलिए आप देखेंगे 1921 में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि वेल्स के राजकुमार आए थे, याद है ना? वेल्स के राजकुमार आए थे। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वेल्स के राजकुमार ये पटना कब पहुंचे थे। अब ये जो कनिष्क नारायण है ये कहाँ के बन गए? ब्रिटेन के। और किस सीट से? वेल्स से। यहीं से इन्होंने जीत हासिल की है, ब्रिटेन के। और जो लोग मुजफ्फरपुर के होंगे वो यहाँ लॉ कॉलेज जानते होंगे, SKJ लॉ कॉलेज, SKJ मतलब कृष्ण जुबली कॉलेज। तो ये लॉ कॉलेज है मुजफ्फरपुर में। इनके जो संस्थापक थे कृष्ण कुमार, ये इनके पोता हैं, कृष्ण कुमार के पोता हैं, ये ग्रैंड सन हो जाएंगे कनिष्क नारायण। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गर्व की भी बात है। तो दोनों तरीके से याद रखिएगा कि मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण ये वेल्स या ब्रिटेन के MP बनाए गए हैं, और कहाँ से जीते हैं? वेल्स से जीते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चंस फैक्ट्स के साथ समझ में आए होंगे। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।